नमस्कार दोस्तों, सीटेट की एक और क्लास में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए और मोस्ट एक्सपेक्टेड दोस्तों सीडीपी के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सीडीपी के एक एक प्रश्न आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, ये हमें बतानी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव विकास इनमें से किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यह हमें बतानी है कि मानव विकास इनमें से किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो आप लोग याद रखेंगे वंशक्रम एवं वातावरण का, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव विकास दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि वंशक्रम एवं वातावरण इन दोनों के योगदान का क्या है, परिणाम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानव विकास में वंशक्रम और इन्वायरमेंट ये दोनों क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन दोनों का योगदान है। आप सभी याद रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है, किस प्रकार के बालकों की विशेषता है, ये हमें बतानी है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किस प्रकार की विशेषता बालक की विशेषता है। तो आप लोग याद रखेंगे सृजनशील बालकों की, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे ये किस प्रकार के बालकों की विशेषता है। तो आप लोग याद रखेंगे सृजनशील बालकों की ये सभी विशेषता है। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अब हमें बतानी है कि शैशवावस्था की इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा चिंतन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन डी। ये दोस्तों क्या है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे चिंतन प्रक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किस अवस्था में प्रकट होती है। हमें बतानी है कि आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण है ये किस अवस्था में प्रकट होती है। तो आप लोग याद रखेंगे किशोरा अवस्था में, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे आत्मसम्मान की भावना का जो लक्षण है किस अवस्था में प्रकट हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे किशोरा अवस्था में, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह हमें बतानी है कि एक शिक्षक जो है वो किस प्रकार से बच्चों को क्या कर सकता है, सृजनात्मक विचारों के प्रति प्रोत्साहित कर सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे उन्हें समस्या समाधान की विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे एक शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे उन्हें समस्या समाधान की विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कह करके क्या कर सकता है, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकता है सृजनात्मक विचारों के लिए। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला है पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है, क्या कहलाता है? यह हमें बतानी है कि पढ़ने की वह कौन सी टेक्निक है जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली के लिए प्रसंग में किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे वो तकनीक है स्कैनिंग, यानी कि ऑप्शन सी। आप लोग याद रखेंगे स्कैनिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ये दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ में वृद्धि और कौशलों में वृद्धि। ये चारों प्रकार की वृद्धियां जो है क्या है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य रखते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, विकास में वृद्धि से यही तात्पर्य है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सन 1930 ईस्वी में, 1930 में। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यह हमें बतानी है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, गुड मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा तरीका है? तो देखिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उस विद्यालय का वातावरण जहां पे शिक्षार्थी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हों। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये दोनों तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो अध्यापक की भूमिका और दूसरी विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। बतानी है कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक का जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल उसे किताबी ज्ञान दें। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना ही एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ये एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है मैडम चाय खाती हैं, एक वाक्य है, क्या है, मैडम चाय खाती हैं। ये वाक्य दोस्तों हमें बतानी है ये किस प्रकार के वाक्य हैं, इसमें कहां पे त्रुटि है, क्या है, इस वाक्य के बारे में हमें बतानी है। मैडम चाय खाती हैं, तो देखिए वाक्य के जो विन्यास की दृष्टि से सही है, वाक्य क्या है, विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। जो अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये जो वाक्य है ये गलत है। क्यों है, क्योंकि मैडम चाय खाती हैं। वाक्य क्या है, विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि चाय को खाया नहीं जाता है, पिया जाता है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है, गलत है। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आकलन क्या है। दोस्तों बतानी है कि आकलन क्या है। तो देखिए सीखने में सुधार का एक तरीका है, क्या है, सीखने में एक सुधार का तरीका, इसे ही आकलन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आकलन क्या है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यह हमें बतानी है। इनमें से कौन सी
पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे खेलने की अवस्था, यानी कि ऑप्शन डी। खेलने की जो अवस्था है ये क्या है दोस्तों, ये पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, ये हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है। तो आप लोग याद रखेंगे अनुभाविक, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। इनमें से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो आप लोग याद रखेंगे अनुभाविक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर आप मानते हैं, यह हमें बतानी है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए, प्राइमरी स्कूल्स के बालकों के लिए इनमें से किसे बेहतर माना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वयं के द्वारा यानी कि खुद के द्वारा किए गए अनुभव को बेहतर माना जाता है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीएफ का प्रयोग किसे मापन हेतु किया जाता है। पीएफ देखिए यहां पे आप लोग भूल मत कीजिएगा, पीएफ का यहां पे प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, यहां पे पीएफ का मतलब कुछ और होता है। बताने कि पीएफ का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए पीएफ का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व को मापने के लिए। किसको मापने के लिए, व्यक्तित्व को, यानी कि पर्सनैलिटी को मापने के लिए पीएफ का प्रयोग किया जाता है। पीएफ मापन का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे। पूरा नाम पर्सनैलिटी फैक्टर। ऑप्शन से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पीएफ का पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे, यहां पर क्या होगा, पर्सनैलिटी फैक्टर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका प्रयोग व्यक्तित्व को मापन हेतु किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की जो क्षमता है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, यह हमें बतानी है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है। तो देखिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी कि ऑप्शन ए। जी हां दोस्तों, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यह दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। यह हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे सहानुभूति देना, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। सहानुभूति देना किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, सहानुभूति देना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। यह हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे योजना की दृढ़ता, यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। इनमें से कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे योजना की दृढ़ता, यह पाठ योजना में शामिल नहीं है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान, ये तीनों क्या है, पाठ योजना में शामिल है। लेकिन जो योजना की दृढ़ता है दोस्तों, ये सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह हमें बताना है। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किस प्रकार से, यह हमें बतानी है। तो देखिए, अन्य सामान्य बालकों के साथ, यानी कि ऑप्शन ए, बिना किसी भेदभाव के अन्य सामान्य बालकों के साथ उनको बैठाया जाएगा और शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कोई उन्हें अलग नहीं, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कोई भेदभाव नहीं करना है, ऊंच नीच नहीं समझना है, उन्हें अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में पूछे गए और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।